स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था SHM का, जिसमें हमने आधा ही पढ़ा था, उसका बाकी आधा पार्ट उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे उसमें जो वेव्स बनती हैं उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता जाता है, जीरो की ओर बढ़ता चला जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स, ऑसिलेशंस और रेजोनेंस, ये दो टॉपिक अभी हम देखेंगे इनको। तो क्या होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन? फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होता है जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई वेव उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड रेजोनेंस क्या होता है? हाँ, इसकी एक और खास बात है, इसमें मे नॉट हैव द सेम पीरियड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। जो फोर्स ऑसिलेशन में जो फोर्स यूज कर रहे हैं उसका जो पीरियड है हो सकता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उसी पीरियड का ना हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पे आपको जीरो बहुत ज्यादा, या यूं कह सकते हैं एम्पलीट्यूड हमेशा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। बट अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, सेम है, तब वहां पे वो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्वाइट लार्ज, और उस स्थिति को हम रेजोनेंस बोलते हैं, अन्नाद। ओके, सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका ग्राफ है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, ठीक है। The sharpness of the peak, resonant peak, depends on the damping. If the damping is small, it can be quite sharp. If the damping is larger, it will be less sharp. ठीक है। नेक्स्ट है वेव मोशन। जब हम कोई पत्थर, कंकड़ पत्थर कोई लिक्विड में डालते हैं तो कुछ इस तरह से वेव्स जनरेट होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने देखा होगा कई बार। और अगर आप एक रस्सी को एक सिरे से बांध दें और दूसरे सिरे को इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है नीचे फिगर में, इसमें इस तरह से अगर ऊपर नीचे करें तो वहां पे भी वेव बनती है। तो इस तरह की जो वेव्स होती है इनमें एक प्रकार का मोशन होता है, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए चलती है, तो इसको हम वेव मोशन बोलते हैं, ठीक है। एंड वेव मोशन में जो है ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स जस्ट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। स्टडी ऑफ अ सिंगल वेव पल्स shows that it is begun with a vibration and transmitted through internal force in the medium। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको रस्सी को ऊपर उठा के फिर नीचे की स्पीड में ले आए तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ से चली और ट्रांसफॉर्मेशन इस साइड से इस साइड में हो रहा है, ठीक है। और ये एक साइनोसॉइडल वेव का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं, कौन कौन से, जो कि वेव्स के कैरेक्टर्स बोले जाते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड एंड वेव वेलोसिटी। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो मूल एक्सिस होता है उसका बेस, उससे जितना एम्पलीट्यूड वो तय करती है, जितना ऊंचाई तक वो जाती है, जितना मैक्सिमम वैल्यू गेन करती है, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज लैम्डा? ये इसको क्रेस्ट भी बोलते हैं। जो इसकी पीक होती है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो इसकी बॉटम होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। एंड जो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितनी बार वो कंपन कर रहा है। लेट सपोज एक सेकंड में ये वेव यहाँ से चली और यहाँ पे आ गई, तो इसका जो वेव फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा? 1 and 2। एंड व्हाट इज द पीरियड? पीरियड मीन्स आवर्तकाल, कितने टाइम पीरियड के बाद वो सेम मोशन को रिपीट कर रही है, सेम कह सकते हैं वेव फॉर्म जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से चली यहाँ पे आई, इसके बाद फिर से वही, तो 0.5। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको 1 माना था, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? 0.5 इसका पीरियड हो जाएगा। देन वेव वेलोसिटी, वेव कितना स्पीड से वो चल रही है। सो सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ, इसका फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए। 10 टाइप्स ऑफ वेव्स एंड देयर स्पीड्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। दो टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड, अनुप्रस्थ एंड अनुदैर्घ्य। ओके, सो जहां पे कंप्रेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ वेव कैन इधर बी परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, उस वेव को बोलेंगे ट्रांसवर्स, और पैरेलल टू द वेव, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बोल देंगे। अगर क्या है, पार्टिकल जो मोशन में है वो वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ट्रांसवर्स है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल।
इसको आप देख सकते हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। ओके, टाइप्स ऑफ वेव्स। ओके, ये तो हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लहरें उठती है इसमें दोनों टाइप्स की वेव्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो आगे भी बढ़ते हैं सेम डायरेक्शन में, बट जो यहाँ पे इस तरह से देख रहे होंगे वेव इस तरफ जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ट्रांसफर्स है। एनर्जी कितना होता है ट्रांसपोर्टेड बाय वेव्स? सिंपल है, एनर्जी वो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के पर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो इसको हम, इसका ये फॉर्मूला भी है इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज पर यूनिट एरिया में जो पावर एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी सरफेस के थ्रू, तो उसको, या वेव की जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, पावर पर एरिया, वो भी पर सेकंड में। ठीक है, मीन्स जो एनर्जी पर सेकंड पर एरिया में एब्जॉर्ब होती है उसको उसका इंटेंसिटी बोलते हैं। एंड दैट इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, देन एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय वेव्स, वो डिपेंड करती है रेडियस पे भी, कितना दूर है आप वहाँ पे सोर्स से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही वेव की जो एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग हुई वो उतना ही कम होती चली जाएगी। तो यहाँ से एक और रिजल्ट मिलता है कि जो हमारी एनर्जी है वो, या इंटेंसिटी ले लीजिए, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आर स्क्वायर। ठीक है, और वो भी ये स्फेरिकल वेव के केस में होता है, हर जगह पे ऐसा जरूरी नहीं है, जब कहीं पे पॉइंट सोर्स होगा तब। ठीक है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय वेव्स में आगे रख लेते हैं, एनर्जी का जो फॉर्मूला निकलेगा वो ये निकलेगा 2 पाई स्क्वायर रो। इसको डेरिवेट करने की ट्राई ना करें, जहां तक मैं सजेस्ट करता हूँ इसको आप ऐसे ही इसका फॉर्मूला याद रखिए और पेपर में इजिली इसको यूज करना सीख लीजिए। ठीक है, और ये पावर का हो जाएगा एरिया से डिवाइड करने पे। ओके, देन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, जब एक सिरे पे बंधी होती है, ठीक है, और दोनों सिर्फ बंधी होती है, दोनों ही केस में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ए वेव रीचिंग इन द एंड ऑफ इट्स मीडियम बट वेयर द मीडियम इज will be reflected and reflection will be upright, the wave hitting an obstacle will be reflected। अब यहाँ पे वेव चली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आगे जा नहीं सकती तो यहाँ पे हिट करेगी जिसके कारण ये इधर वापस आएगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड ट्रांसमिशन क्या होता है? अगर मान लो, अगला हम केस देखते हैं, ये देखो, अब यहाँ से एनर्जी चली, वेव चली और इसमें आई, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ से यहाँ पे इसका तो रिफ्लेक्शन हो गया, बाकी जो शेष एनर्जी थी वो इसमें ट्रांसमिशन हो गया, चली गई, जिसके कारण यहाँ पे एक नई वेवफॉर्म जनरेट हो रही है। ओके, इस केस में भी आप देख सकते हैं 2 और 3 डायमेंशनल में भी, इसको ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। रिफ्लेक्शन से मैं, ये आपने देखा होगा ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, इसको पढ़ भी हो सकता लिया हो, कि कोई वेव अगर चल रही है, लाइट वेव, और एक दर्पण रखा हुआ, मिरर रखा हुआ है, तो उस पे अगर हम किसी थीटा एंगल पे इसको इंक्लाइन करते हैं तो थीटा ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होती है। दैट इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर दो वेव्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, एक ही रस्सी में है मान लो, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, आपस में मिलती है तो उनका सुपरपोज हो जाता है, वो आपस में सुपरपोज कर जाती है। अगर मान लो दोनों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, तो वो दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या हो जाएंगी, बहुत ही मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे एम्पलीट्यूड का। अगर दोनों वेव्स का जो बीच का एंगल है वो कितना होता है 180 डिग्री, लेट्स सपोज, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 180 डिग्री का डिफरेंस था, देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे 0 का था, इसलिए मैक्सिमम। ओके, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड ये कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण जिसको बोलते हैं। देन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे एक्सोसियंस के बीच का डिफरेंस है, तो ये 0 हो गया, एंड दिस इज 0 डिग्री का बीच का डिफरेंस है, डबल टाइम्स हो गया इसका एम्पलीट्यूड,
एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो इसमें देखो कम हो गया, ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, मीन्स दोनों के बीच रहेगा। मीन्स यहाँ पे अगर ये मान लो 1 है और ये 2 है तो 1 और 2 के बीच ही आएगा कुछ ना कुछ ये। ओके, स्टैंडिंग वेव्स, अगर मान लो ये देखो दोनों की, ये दो, इस केस में जब दोनों तरफ से बंद हो, अब यहाँ से अगर उठा के ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये कुछ इस तरह से कंपन करेगी, ठीक है। और इसको ये भी रस्सी में आप करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। और इसमें दो केस भी बन सकते हैं, अगर आप कुछ इस तरह से करें, अगर ये इस तरह से जा रही तो वहां से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इस डायरेक्शन में आएगी वापस, है ना। स्टैंडिंग वेव्स अकर व्हेन बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड, देखा, in that case only waves which are motionless at the ends of the string can persist. There are notes किसे कहते हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो, देख सकते हो, एंड एंटीनोड जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, and there are notes where the amplitude is always zero and the antinodes where the amplitude varies from zero to maximum value. Okay, so इसमें कुछ फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। अगर L, ये इसका लेंथ L है तो इसका लैम्डा जो होगा, अगर मान लो फर्स्ट मीन्स फंडामेंटल टोन में है, हार्मोनिक में है, तो वहां पे हाफ लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ L की इक्वल होगा इसका लैम्डा, क्योंकि देखो ये 1 क्रेस्ट, सॉरी हाँ 1 क्रेस्ट, एंड जो सेकंड क्रेस्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, जस्ट डबल टाइम्स। ओके, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डबल टाइम्स था तो यहाँ पे देखो इजीली यहाँ पे पूरा बन जा रहा है, ये पूरा एक लैम्डा है तो L यहाँ पे लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो इससे एक फार्मूला निकलेगा जो कि इसका जनरल फार्मूला बोलेंगे जिसको, वो जनरल फार्मूला क्या होगा, ये लैम्डा n इक्वल्स टू 2L/n, ठीक है। इफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये केस जरूर याद रखिए, हर जगह नहीं यूज कर सकते इसको। देन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है हमें पता है, जब कोई लाइट वेव या कोई वेव एक मीडियम से सेकंड मीडियम यानी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने जो उसका डायरेक्शन होता है उससे कुछ ना कुछ डाइवर्ट हो जाती है। इस जो इंसिडेंट होता है जो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन। सो इसके पीछे जो एंगल होता है ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये रे जो होती है इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। एंड यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी अगर v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर v2 है कोई वेव की, तो और ये θ1 θ2 है, तो जो इसके बीच का एंगल का जो रिलेशन होगा कुछ इस तरह से होगा, और इसको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक n। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप इसका डेरिवेशन करना चाहे तो करिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके इसके फॉर्मूलों की मदद से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्टिक्स में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन वेव्स इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल दे बेंड अराउंड इट। आपने देखा होगा अगर कोई वेव चल रही है उसके बीच में आप अब इसको एग्जांपल के रूप में देख लेते पहले। लेट सपोज आपने पत्थर एक पानी भरा हुआ उसमें डाल दिया, ऊपर से गिराया तो वहां पे वेव फॉर्म जनरेट हुई कुछ इस तरह की, और वेव फॉर्म जो जनरेट हुई तो मान लो आपने यहाँ पे डंडा रख दिया या स्टिक रख दी, तो ये जब आएगा यहाँ पे, यहाँ से ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस जो घटना होती है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। आपने अच्छा इसको और तरीके से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप अगर दरवाजा खोलें आदत थोड़ा सा अपने घर में या कहीं भी, तो अगर लाइट आ रही हो दिन के टाइम पे तो क्या होता है कि जो सनलाइट आती है वो दरवाजे से होकर, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो लाइट होती है वो सीधे रेखा में चलती है, ठीक है, बट वहां पे जब दरवाजे से टकराएगी तो कुछ ना कुछ मुड़ जाएगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि वो सीधी रेखा में तो जा ही रहा है। जैसे कि अगर ये दरवाजा है, लेट्स सपोज अगर लाइट इस तरह से आ रही तो यहाँ पे परछाई नहीं बनेगी, बल्कि कुछ इतना आके यहाँ पे उजाला यहाँ तक होगा उजाला, ठीक है। आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट उसी का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, आप इसको बाद में देख लीजिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैम्डा में पता है, ए पता है, वीटी पता है, ठीक है, सब पता है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। हमें पता है साइन वेव है तो ए साइन ओमेगा टी, हमें फॉर्मूला भी पता है, ओमेगा टी
kx माइनस ओमेगा टी, सॉरी। तो ये तो हो गया vt, तो यहाँ पे v की जगह पे हम 2 पाई बाय लैम्डा रख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये हो गया हमारा किसके बराबर, kx, ये k हो गया एंड ये v हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा, यानी कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स v, दिस इज ओमेगा। जनरल फॉर्मूले से हमने इसको कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग इसके अभी हम लोग केवल थ्योरी पार्ट पे ही जा रहे हैं। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स के कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है, अगर समय सही रहा तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।